हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हमारा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये आगे वीडियो काफ़ी लाभदायक आप लोग के लिए होगा। चलिए, हम लोग चल रहे थे कि अगले टॉपिक पे। टॉपिक हमारा वही था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का पार्ट था। कुछ इसमें से क्वेश्चन रह गए थे, तो क्वेश्चन आज जानेंगे। किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी में मीटिंग होती है। वो मीटिंग कई तरीके से होती है, जैसे डायरेक्टर की मीटिंग यानी संचालकों की सभाएं, एनुअल मीटिंग वार्षिक सभा, वैधानिक सभाएं, बहुत सारी सभाएं वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंशधारियों की सभाएं। 40 नंबर क्वेश्चन तक कल चला था, आज 41 है। अंशधारियों की सभाएं। किसी कंपनी में अंशधारी जो शेयर होल्डर होते हैं, वह अपनी मीटिंग कब करते हैं? साल में एक बार करते हैं। अंशधारियों की सभाएं कितनी अवधि के लिए होती हैं? 1 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभाएं की जाती हैं। अब इस सभा का उद्देश्य क्या होता है? इस सभा का मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति को जानना। इसी सभा में किसी की नियुक्ति की जाती है, जैसे ऑडिटर्स वगैरह हैं, ठीक ना, डायरेक्टर्स वगैरह हैं। किसी को हटाया भी जाता है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, अंशधारियों की सभा में लिए जाते हैं। अंशधारियों की सभा में यह भी निर्णय लिया जाता है कि कौन लोग सक्रिय रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं, कौन सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है संचालकों की सभा। संचालकों की सभा। संचालकों की सभा कब होती है? जब कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में मिलकर आवश्यकता पड़ने पर, या पूरे वर्ष में, या सामान्यतः क्वार्टरली इसकी मीटिंग होती है, तो ये अपना मीटिंग करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि संचालकों की सभा के मध्य कितने महीने का अंतर होना चाहिए। संचालकों की सभा में 2 माह का अंतर होना, 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संचालकों की सभा में किया क्या जाता है? इसमें लाभांश की घोषणा किया जाता है, पूंजी पर विचार विमर्श किया जाता है, अंशों ऋण पत्रों के संबंध में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और अगला है वैधानिक सभा। 43 नंबर क्वेश्चन है स्टेशनरी मीटिंग। वैधानिक सभा। वैधानिक सभा में क्या होता है? स्टेशनरी मीटिंग। वैधानिक सभा जो होता है, कंपनी के जीवन काल में, या ऐसे समझिए कि कंपनी जब स्टार्ट होती है, व्यवसाय उसका जब प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ होने के 6 माह के अंदर इसकी वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य होता है। वैधानिक सभा जब बुलाया जाता है तो यह इसमें कंपनी के समस्त कार्य प्रणालियों के बारे में चर्चा की जाती है। और इस सभा की एक और विशेषता होती है, ये कंपनी के जीवन काल में केवल एक बार बुलाया जाता है, बार बार नहीं बुलाया जाता। और वो भी कब बुलाया जाता है? जब कंपनी का कारोबार स्टार्ट हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर बुलाया जाता है। 44 नंबर, चूंकि ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट टाइम क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक एक लाइन में ही आपको समझाया जा रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये सब क्वेश्चन है, इसमें पूछ सकता है कि वैधानिक सभा कितने अवधि के अंदर बुलाया जाता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। कंपनी के वैधानिक सभा बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है? जीवन काल में 1 बार, जीवन काल में 2 बार, 4 बार, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो सही है केवल हम उसी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला होता है वार्षिक सभा।
वार्षिक सभा में क्या होता है कि एनुअल मीटिंग होती है। एनुअल मीटिंग साल में एक बार बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? प्रत्येक वर्ष के अंत में बुलाई जाती है। इस सभा में क्या होता है? इस सभा में भी ये शेयर जितने होल्डर होते हैं, अंशधारी जो होते हैं, वो कंपनी की स्थिति विवरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कितना लाभ या हानि हुआ इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जो भी पूंजी में कमी वृद्धि करना है यहाँ से किया जाता है, इसी मीटिंग में किया जाता है। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जैसे ऑडिट का रिपोर्ट या अन्य चीज़, तो वो भी सब वार्षिक सभा में किया जाता है। वार्षिक सभा प्रत्येक वर्ष में बुलाई तो जाती है, मगर दो वार्षिक सभा के मध्य 15 माह से अधिक का अंतर नहीं होता। मतलब कि प्रत्येक वर्ष के अंत में बुलाई जाती है, कभी कभी 1-2 महीना लेट हो जाता, लेकिन यह 2 माह से 15 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। मतलब 2 मीटिंगों के बीच में 15 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों में जो रजिस्ट्रार की अनुमति से, क्या करके? अनुमति से इसे 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह मैक्सिमम 18 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन बिना अनुमति का 15 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैधानिक जो सभा होती है, अभी जो ऊपर बताया है, वैधानिक सभा, ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? वैधानिक सभा कौन बुलाता है? शेयर होल्डर बुलाता है, अंशधारी बुलाता है। अंशधारियों द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? शेयर होल्डर द्वारा बुलाई जाती है। अगला, ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि एक प्रस्ताव होता है, साधारण एक प्रस्ताव होता है और एक विशेष प्रस्ताव होता है। साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए, जैसे किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे पार्षद सीमा नियम चाहे अंतर नियम वगैरह में परिवर्तन करने के लिए, वहाँ पे साधारण और विशेष प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। साधारण प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? साधारण प्रस्ताव करने के लिए कम से कम उसे 51% बहुमत, साधारण प्रस्ताव के लिए 51% बहुमत का होना अनिवार्य है। जब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो 51% यदि अपना बहुमत किसी विशेष मुद्दे परिस्थिति पर दे देते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, तो वहाँ पे साधारण प्रस्ताव होता है। अब प्रश्न है कि साधारण प्रस्ताव बुलाने के लिए, साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने समय की सूचना देना अनिवार्य है? तो यहाँ पे है 21 दिन का, 21 डे का सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक इसी तरह होता है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव में क्या होता है? विशेष प्रस्ताव, जैसे पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना है तो वहाँ विशेष प्रस्ताव पारित करके उसे परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। कहीं कभी कभी परसेंटेज में दिया रहता है तो 75% बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के समापन से क्या आशय है? कंपनी के समापन से क्या आशय है? क्या आशय है? कंपनी का समापन कब होता है?
पहले जान लीजिए इसके बारे में। जब कंपनी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, मतलब कंपनी एकदम कारोबार बंद होती है, उसका नाम मिट जाता है, ठीक ना, मतलब उसके सभी संपत्तियां बिक जाती हैं, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, तो कंपनी का समापन कहलाता है। कंपनी का समापन का मतलब ये होता है कंपनी का वैधानिक अस्तित्व, कानूनी अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जब कंपनी का कानूनी अस्तित्व समाप्त हो जाए, अस्तित्व समाप्त हो जाए तो उसे कंपनी का समापन कहा जाता है। अगला, कंपनी एक्ट के अंतर्गत, कंपनी एक्ट के अंतर्गत समापन की कितनी विधियां हैं? समापन की विधि है तो मुख्यतः 3 विधियां, 3 तरीके से कंपनी का समापन किया जाता है, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जब कोई कंपनी समाप्त होती है, माने उसका समापन किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? कंपनी की समापन पर सर्वप्रथम भुगतान किसको किया जाता है? सर्वप्रथम भुगतान किसको किया जाता है? सुरक्षित लेनदारों को किया जाता है। सबसे पहले किसका भुगतान किया जाता है? सुरक्षित लेनदारों का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन में आ सकता है सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार, निस्तारक का पारिश्रमिक, कंपनी का घाटा, ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मिटा दे रहे हैं इसको। कितना क्वेश्चन हुआ था? इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट टॉपिक कंपनी में हम चल रहे हैं कि कंपनी अधिनियम 2013। क्या चल रहा है? कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम जब 2013 पारित हुआ था तो उस समय कितनी धाराएं थी? धाराओं की संख्या कितनी थी? अध्याय कितने थे? ठीक है, 51 क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 2013 में धाराएं कितनी थी? कितनी धाराएं बनी थी? तो 470 धारा बनी थी। ठीक इसी तरह जब कंपनी अधिनियम 2013 पारित हुआ तो उसमें कितने अध्याय थे? कंपनी अधिनियम 2013 में अध्याय कितने थे? 29 अध्याय बने हुए थे। ये भी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। अगला, कंपनी अधिनियम 2013 में ही, कंपनी अधिनियम 2013 में निजी कंपनी में
सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर कितना कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। पिछले वीडियो में इसको बताए थे, मैं डायरेक्ट बताया था कि 200 हो गया है, लेकिन पहले 50 था, अब कितने हो गए? 200। ठीक है, अगला 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में एक निस्तारक होता है, लिक्विडेटर जिसको कहा जाता है। निस्तारक किसको कहा जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जब कंपनी का समापन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जब कंपनी का समापन होता है तो वह व्यक्ति कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उसके दायित्वों का भुगतान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निस्तारक कहा जाता है। निस्तारक किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति कंपनी के समापन पर कंपनी की संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करता है, दायित्वों का भुगतान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निस्तारक कहा जाता है। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन जान लीजिए, कंपनी का टॉपिक खत्म कर दें। एक अभिगोपक होता, अभिगोपक, अंडर राइटर जिसको कहा जाता है। ये कौन सा व्यक्ति होता है? ऐसा व्यक्ति जब कंपनी अपना शेयर जारी करती है, तो शेयर जारी करती है और किसी कारण बस उसके शेयर बिक नहीं पाते, तो एक ऐसे आदमी को ढूंढती है जो उसके शेयर बिकवा दे, और वह शेयर बेचने का काम जो व्यक्ति जिम्मा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निस्तारक। लेकिन उसमें कंडीशन रहता है, कंपनी उसके साथ कंडीशन रखती है कि वह अभिगोपक अर्थात वह व्यक्ति कंपनी के सारे शेयर बिकवा देगा, और किसी कारणवश यदि नहीं बिक पाया तो वह स्वयं उसके शेयर खरीद लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? अभिगोपक कहा जाता है। वह व्यक्ति जो कंपनी के अंशों को बेचने का कार्य करता और किसी कारण बस नहीं बिक पाया तो स्वयं क्रय कर लेता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अभिगोपक कहा जाता है। तो इस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का पार्ट समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक में, मध्यस्थ। मध्यस्थ के में मिडिल मैन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिडिल मैन। यानी मध्यस्थ किसको कहा जाता है? यहां से इसका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है उत्पादक, प्रोडक्शन करने वाला, फिर आता है थोक विक्रेता, फिर आता है फुटकर विक्रेता, और अंत में आता है
ग्राहक जिसको उपभोक्ता बोलते हैं, कंज्यूमर। ठीक है। मध्यस्थ किसको कहा जाता है? जो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य कड़ी का कार्य करता है, मतलब उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ने का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मध्यस्थ कहा जाता है। यह मध्यस्थ थोक व्यापारी भी हो सकता है, फुटकर व्यापारी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, इसी पे सारे प्रश्न हैं। थोक व्यापारी माल क्रय करता है। ये किससे माल क्रय करता है? ऊपर ये स्पष्ट है। यह किससे माल खरीदेगा? इससे। यह माल किससे खरीदेगा? इससे। यह माल किससे खरीदेगा? इससे। तो थोक व्यापारी किससे माल खरीदा? उत्पादक से। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीन नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन की जानकारी कौन देता है? मतलब हम कस्टमर हैं और हमको इस टाइप का सामान चाहिए, कुछ अलग ढंग का, तो उसकी जानकारी कौन देगा? सीधे है कि ये जिससे माल खरीदेगा उसको देगा। यदि ये माल इससे खरीदता है तो यह देगा, यदि माल इससे खरीदता है तो ये। तो इसके बीच में कौन काम करता है? मध्यस्थ काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फुटकर जो व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में रिटेलर कहा जाता है। रिटेलर जो है यह फ्रेंच भाषा के रिटेल शब्द से बना। किस शब्द से? रिटेल शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? रिटेलर का अर्थ क्या होता है? री प्लस टेलर, इसको कहा जाता है। फ्रेंच भाषा के रिटेलर शब्द का बना है, जिसका तात्पर्य होता है विभक्त माने टुकड़ों में बांटना। ठीक है। अब प्रश्न है कि फुटकर व्यापारी कड़ी है। फुटकर व्यापारी किसकी कड़ी है? यह थोक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच की कड़ी। यहाँ देखिए, जो फुटकर व्यापारी है वह उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच की कड़ी। ठीक है। आगे बढ़िए। इसी व्यापार में एक स्वयं सेवा प्रणाली किसको कहा जाता है? ये आप जानते होंगे, बड़े बड़े शहरों में सिटी मॉल खुले हुए हैं, सुपरमार्केट खुले हुए हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे जो न हम किसी से सामान मांगते हैं, न कोई हमको सामान देता है। हम खुद उस मार्केट में घूमकर क्या करते हैं? अपने सामान को पसंद करते हैं। ठीक है। और लास्ट में ले आकर जब बाहर निकलते हैं तो उसका पेमेंट कर देते हैं।
उसी को क्या कहा जाता है, स्वयं सेवा प्रणाली। देखे होंगे सुपरमार्केट में एक ट्रॉली लिए रहते हैं, जो मार्केट में हमको सामान दिखता है वहाँ पे मतलब सजा कर रखा रहता है, उसको उठा कर उस ट्रॉली में लेते हैं और जब बाहर की ओर निकलते हैं तो गेट पर एक कैशियर रहता है, उसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना सामान लेकर चले। तो स्वयं सेवा प्रणाली कहाँ प्रचलित है, या इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, सुपरमार्केट कहा जाता है। सुपरमार्केट को ही स्वयं सेवा प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए, एक होता है एक मूल्य की दुकान। मूल्य की दुकान, एक मूल्य की दुकान क्या होती है, जब किसी दुकान की विभिन्न वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं एक ही मूल्य पर फिक्स रहती हैं, मतलब न उससे 1 रुपया कम न 1 रुपया उससे ज़्यादा, तो उसे एक मूल्य की दुकान कहा जाता है। जैसे देखते होंगे कहीं बड़े मॉल वगैरह में, चाहे किसी व्यवसाय में जाते हैं, वहाँ या प्रदर्शनी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लगा रहता है कि 5 रुपये का हर एक माल, कहीं लिखा रहता है 10 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 500, कहीं 1000, फिक्स प्राइस। अर्थात इस टाइप का जितना भी सामान, कोई भी सामान आप लीजिए 100 रुपया उसका, तो उसे एक मूल्य की दुकान कहा जाता है। तो एक मूल्य की दुकान का मतलब होता है विभिन्न वस्तुओं का मूल्य एक समान, ठीक है। 8 नंबर में है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार किसको कहा जाता है, बहुसंख्यक दुकानों को कहा जाता है, ठीक है। अगला, जो हमारा फुटकर व्यापारी होता है, वह सेवाएं किसको प्रदान करता है, यह किसको प्रदान करता है, उपभोक्ता को करता है, ठीक है। अगला, देखे होंगे एक फेरी वाला होता है, फेरी वाला। जो फेरी वाला होता है यह किस प्रकार का व्यापार है, यह फुटकर व्यापार, ठीक है। तो ये तो थे कुछ व्यापार से संबंधित, मध्यस्थ से संबंधित प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़िए, मिटा रहे हैं इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है व्यापारिक अभिकर्ता, ये टॉपिक है व्यापारिक अभिकर्ता, बिजनेस एजेंट, ठीक। बिजनेस एजेंट में एक प्रतिनिधि होता है। फर्स्ट पहला समझिए कि अभी जो कर्ता होता है इसी को हम कहते हैं एजेंट, इसी को कहते हैं प्रतिनिधि। अभिकर्ता को क्या दिया जाता है,
बताइए एजेंट को किस तरीके से पारिश्रमिक दिया जाता है? एजेंट का सबसे महत्वपूर्ण पारिश्रमिक होता है कमीशन। क्या होता है? कमीशन। प्रतिनिधि को का पारिश्रमिक का क्या नाम है? कमीशन। ठीक है। यह कमीशन कई प्रकार का होता है। एक होता है साधारण कमीशन। साधारण कमीशन का मतलब होता है जो यह सामान्यतः माल बेचने पर दिया जाता है। मतलब एजेंट नियुक्त कर दिया गया कि भाई जाइए आप जितना माल बेचेंगे उस पर 20% आपका, तो ये सामान्य कमीशन कहा जाता है। ठीक है। अगला एक होता है विशेष कमीशन। यह क्या होता है? जब यह कहा गया किसी एजेंट को कि आप माल बेचिए आपको कमीशन दिया जाएगा, लेकिन उसको टारगेट दिया गया कि आप महीने में 100 से अधिक माल बेच रहे हैं, तो जितना अधिक 100 से माल बेचेंगे उस पर अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। तो उस अतिरिक्त कमीशन को क्या कहा जाता है? विशेष कमीशन। अर्थात एक सीमा से अधिक माल बेचने पर दिया गया कमीशन। मतलब टारगेट से जब अधिक माल बेचा जाता है तो उस पर जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? विशेष कमीशन कहा जाता है। एक होता है परिशोधन कमीशन। इसको डेल क्रेडिट कमीशन भी कहा जाता है। यह क्या होता है? जब एक एजेंट अपने मालिक के नाम से उधार माल बेचता तो सबसे बड़ी चीज होती है कि माल बेचना बड़ी चीज नहीं है, उसको जितना बेचा गया उसकी वसूली करना ज़्यादा जरूरी। तो जब एजेंट मालिक की ओर से उधार माल बेचता है तो उस उधार माल की वसूली के लिए जिस व्यक्ति को जो पारिश्रमिक या कमीशन दिया जाता है तो उसे परिशोधन कमीशन कहा जाता है। उधार की वसूली पर दिया जाने वाला कमीशन। ठीक है। एक विक्रय विवरण होता है। विक्रय विवरण प्रश्न है बनाया जाता है। विक्रय विवरण बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाता है, मतलब एजेंट द्वारा बनाया जाता है। ठीक इसी तरह आढ़तिया एक होता है। ये भी एक एजेंट ही है। बस एजेंट के कई नाम हैं, हर जगहों पर अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है। आढ़तिया जो होता है वह माल बेचता है। वो किसकी ओर से बेचता है? अपने मालिक या स्वामी के नाम से बेचता है। ठीक है। ठीक। अगला एक होता है बीजक। बीजक बनाया जाता है। बीजक कौन बनाता है? बताइए। अभी बताया कि हाँ विक्रय विवरण एक होता है और एक बीजक होता है। विक्रय विवरण तो एजेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो बीजक कौन बनाता है? बीजक किसके द्वारा बनाया जाता है? उस व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन दलाल।
जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहा जाता है। दलाल क्या होता है? दलाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के माल को खरीदना और उसी माल को किसी दूसरे को बेचना, मतलब खरीदने और बेचने दोनों तरफ का वो कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दलाल कहा जाता है। दलाल का प्रयोग सामान्यतः शेयर मार्केट में किया जाता है। जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है, शेयर लॉन्च करती है, तो उस कंपनी के शेयरों को वह क्या करता है? बेचने का काम करता है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो शेयर को खरीदेंगे, तो कोई भी व्यक्ति बिना दलाल अर्थात ब्रोकर के माध्यम से शेयर नहीं खरीद सकता। कोई ना कोई मीडिएटर, वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म, कंपनी, संस्था भी हो सकती है ब्रोकर। तो वह खरीदने और बेचने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोनों तरफ से वो पैसा लेता है, मतलब अपना पारिश्रमिक या कमीशन दोनों तरफ से लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्रोकर या दलाल कहा जाता है। अर्थात क्रेता और विक्रेता को माल क्रय और विक्रय कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रोकर या दलाल कहा जाता है। अगला है, अब तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, फिलहाल अब इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया। एक चीज और जान लीजिए, इसको सोच रहे हैं 10 ठो कर दें। बिजनेस में एक शब्द है ईमेल, पूछता है अधिकांशतः क्वेश्चन, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है। ठीक इसी तरह एक और बिजनेस में क्वेश्चन होता है, आकाशीय व्यापार, स्काई बिजनेस। इसे क्या कहा जाता है? आकाशीय व्यापार या स्काई बिजनेस को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है इंटरनेट द्वारा व्यापार। ठीक, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह वगैरह आप तो जानते ही होंगे। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, व्यापारिक अभिकर्ता का ये पार्ट समाप्त हो गया। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट आपका एक तरह से 1 था और ये आज समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बनाते रहें और आप भी जानकारी लेते रहें कि आप लोग के लिए नए नए वीडियो हम हमेशा लाते रहें।